आज मैं आपको एक ऐसी एरोस्पेस स्टोरी के बारे में बताने वाला हूं जो काफी एम्बिशियस थी। ये ड्रीम था एक ऐसे स्पेस प्लेन को बनाने का जो रनवे से टेक ऑफ करे, स्पेस तक फ्लाई करे और फिर वापस नॉर्मल एयरक्राफ्ट की तरह लैंड कर सके। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये होटल, स्काईलॉन और सिस्टमैटिक एयर ब्रीदिंग रॉकेट इंजन की स्टोरी है। बहुत सालों से इंजीनियर्स एक सिंपल सा सवाल पूछते आए हैं, रॉकेट्स को इतनी ज्यादा ऑक्सीजन खुद साथ क्यों ले जानी पड़ती है जब हवा में ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद होती है। सवाल सिंपल लगता है लेकिन इसका जवाब बहुत मुश्किल है। अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें तो स्पेस ट्रैवल आज के कंपेयर में काफी सस्ता, ज्यादा फास्ट और ज्यादा रियूजेबल हो सकता है। यही से ये कहानी शुरू होती है। होटल का आइडिया 1980s में ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ। होटल का फुल फॉर्म था हॉरिजॉन्टल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ये एक बोल्ड प्लान था, एक ऐसे स्पेस प्लेन का जो रनवे से उड़ा भारे, एटमॉस्फेयर से होते हुए ऊपर जाए और बिना किसी जायंट रॉकेट बूस्टर के ऑर्बिट तक पहुंच जाए। इस प्रोजेक्ट को काफी ब्रिलियंट ब्रिटिश इंजीनियर्स ने लीड किया जिनमें एलन बॉन्ड भी शामिल थे। एलन बॉन्ड ने एयर ब्रीदिंग इंजन आइडियाज पर काफी सालों तक काम किया था। इसका में आइडिया बहुत क्लियर था। स्पेसक्राफ्ट पूरी फ्लाइट के लिए सारी ऑक्सीजन अपने साथ कैरी ना करे, बल्कि जर्नी के अर्ली पार्ट में एटमॉस्फेयर की एयर को ब्रीथ करे। इसे टेक ऑफ पर व्हीकल का वेट काफी कम हो जाता। नॉर्मल रॉकेट में ऑक्सीडाइजर यानी लिक्विड ऑक्सीजन बहुत ज्यादा वेट ले आता है। अगर आप फ्लाइट के शुरुआती फेज में ये ऑक्सीजन कैरी करना अवॉइड कर दो तो फ्यूल और मास दोनों में ह्यूज सेविंग हो सकती है। होटोल एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। इसका गोल था सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट व्हीकल बनाना, यानी एक ही पीस में ग्राउंड से ऑर्बिट तक जाना बिना स्टेजेस ड्रॉप किए। ये बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि हर किलोग्राम का इम्पैक्ट होता है। प्रॉब्लम ये थी कि होटल का डिजाइन बहुत एम्बिशियस था लेकिन प्रैक्टिकल बनाना बहुत मुश्किल था। टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, फंडिंग प्रॉब्लम्स थी और स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स भी थी। एक मेजर इशू इंजन डिजाइन का था। होटल को एक स्पेशल एयर ब्रीदिंग इंजन यूज करना था जिसका नाम RB545 था, जिसे स्वॉलो भी बोला जाता था। ये इंजन लोअर एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज करता और बाद में रॉकेट मोड में स्विच करता। आइडिया एडवांस था लेकिन उस टाइम के टूल्स और फंडिंग के हिसाब से इससे डेवलप करना बहुत टफ था। दूसरी प्रॉब्लम व्हीकल के ओवरऑल लेआउट की थी। होटल में स्टेबिलिटी इश्यूज थे। रियर माउंटेड इंजन प्लेसमेंट ने फ्लाइट डिजाइन में डिफिकल्टीज क्रिएट की। इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने की कोशिश में पेलोड कैपेसिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो गई। फाइनली 1989 में प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया, लेकिन कैंसिलेशन का मतलब आइडिया का एंड नहीं था। असल में होटल ही उस सीड की तरह था जहां से नया कंपनी और नया ड्रीम निकला। होटल के बाद अलान बॉन्ड और उनके कॉलीग्स ने रिएक्शन इंजन्स लिमिटेड नाम की न्यू कंपनी बनाई। उनका गोल था होटल से सीखे गए लेसन्स को यूज करके एक बेटर, क्लीनर और ज्यादा प्रैक्टिकल सिस्टम बनाना। इसी से स्काईलॉन कॉन्सेप्ट आया। स्काईलॉन सिर्फ होटल का न्यू नाम नहीं था, ये एक फ्रेश डिजाइन था। ये भी स्पेस प्लेन था। इसका गोल भी रनवे से टेक ऑफ करना, ऑर्बिट तक पहुंचना और फिर रनवे पर लैंड करना था। लेकिन इसकी शेप, इंजन लेआउट और ओवरऑल डिजाइन को बेटर बनाया गया ताकि होटल की सबसे बड़ी वीकनेसेस को सॉल्व किया जा सके। सबसे बड़ा चेंज इंजन प्लेसमेंट में था। रियर में इंजन्स रखने के बजाय, जिससे स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स होती थी, स्काईलॉन ने इंजन्स को विंग्स के एंड्स पर प्लेस किया। इससे बैलेंस बेटर हुआ और फ्लाइट में कंट्रोल ज्यादा अच्छा हो गया। इसने होटल की काफी डिजाइन कॉम्प्रोमाइजेस को भी अवॉइड किया। स्काईलॉन के लिए एक नया इंजन बनाया गया जिसका नाम सब्रे था। सब्रे का फुल फॉर्म है सिनर्जेटिक एयर ब्रीदिंग रॉकेट इंजन। नाम टेक्निकल लगता है लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है। ये एक ही इंजन है जो दो डिफरेंट मोड्स में काम कर सकता है। पहले मोड में इंजन एटमॉस्फेयर की एयर ब्रीथ करता है। ये एयर को कंप्रेस करता है, उसे बहुत जल्दी कूल करता है और एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल बर्न करता है। दूसरे मोड में जब एयरक्राफ्ट इतनी ऊपर चला जाता है कि एयर यूजफुल नहीं रहती, इंजन रॉकेट मोड में स्विच कर लेता है और अपनी खुद की लिक्विड ऑक्सीजन कैरी करता है। यही पूरे कॉन्सेप्ट का कोर है। अगर व्हीकल अर्ली क्लाइंब फेज में एटमॉस्फेरिक एयर यूज कर ले तो लॉन्च के टाइम इतनी ऑक्सीजन कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे वेट कम होता है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है।
फिर जब ये एटमॉस्फेयर के बाहर निकालता है तो रॉकेट मोड में स्विच करके आगे का काम कंप्लीट करता है। इसी वजह से सब्र इतना इम्पोर्टेंट है। ये ही की टेक्नोलॉजी है जो स्काइलॉन को पॉसिबल बनाती है। अब सवाल ये है कि सब्र इतना डिफिकल्ट क्यों है? सबसे बड़ी चैलेंज हीट है। जब व्हीकल बहुत हाई स्पीड पर फ्लाई करता है तो इंजन में आने वाली एयर बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। मच 5 के आसपास ये एयर 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा सकती है। इतनी गर्म एयर को नॉर्मल इंजन पार्ट्स हैंडल नहीं कर सकते। इसलिए इंजन में एक प्रीकूलर होता है जो एक स्पेशल हीट एक्सचेंजर है और एयर को बहुत फास्ट कूल करता है। और बहुत फास्ट का मतलब यहाँ सच में बहुत फास्ट है। साब्रे का प्रीकूलर इतनी एक्सट्रीम हीट वाली एयर को एक बहुत ही छोटी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में कूल कर देता है। ये पूरे सिस्टम का सबसे रिमार्केबल पार्ट है। इंजन एक ऐसी एयर को यूजेबल बना देता है जो पहले कंप्लीटली अनयूजेबल होती है। लेकिन इसके साथ एक नई प्रॉब्लम आ जाती है, आइसिंग। जब गर्म और ह्यूमिड एयर इतनी जल्दी कूल होती है तो वाटर वेपर प्रीकूलर के अंदर फ्रीज हो सकता है। आइस एयर फ्लो ब्लॉक कर सकती है और सिस्टम को डैमेज भी कर सकती है। ये बहुत सीरियस रिस्क है। इसलिए रिएक्शन इंजन्स को ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी पड़ी। उनका सॉल्यूशन स्पेशल एंटी आइसिंग मेथड्स थे जिसमें मेथनॉल इंजेक्शन भी शामिल था। सिंपल लैंग्वेज में उन्हें इंश्योर करना था कि एयर को फास्ट कूल करते हुए सिस्टम एक्सीडेंटली आइस ब्लॉक में ना बदल जाए। ये एक रीजन है कि ये टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रेसिव है। ये सिर्फ एयर को कूल करने का केस नहीं है, ये एयर को सेफली, क्विकली और रिलायबली कूल करने का केस है। इंजन खुद भी बहुत पावरफुल है। सब्रे एक हाइड्रोजन फ्यूल्ड कंबाइंड साइकिल इंजन के रूप में डिजाइन किया गया था। एयर ब्रीदिंग मोड में ये बहुत हाई एफिशिएंसी देता है क्योंकि ये ऑक्सीजन एयर से लेता है। रॉकेट मोड में ये लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन यूज करके ऑर्बिटल वेलोसिटी तक पहुंचता है। हाइड्रोजन इस सिस्टम के लिए इसलिए चूज किया गया क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत हाई होता है। हाइड्रोजन का स्पेसिफिक इम्पल्स एक्सेलेंट होता है, यानी इंजन फ्यूल को बहुत एफिशिएंटली यूज करता है। हाइड्रोजन क्लीन भी बर्न होता है। प्रॉब्लम यह है कि हाइड्रोजन को स्टोर करना मुश्किल होता है क्योंकि इसे बहुत लो टेम्परेचर पर रखना पड़ता है। इसलिए फ्यूल हैंडलिंग और टैंक डिजाइन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ट्रेड ऑफ हमेशा होता है। हाइड्रोजन परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट है लेकिन यूज मैनेज करना टफ है। केरोसिन इजी होता है लेकिन परफॉर्मेंस कम होती है। मेथेने बीच का ऑप्शन होता है। सब्रे ने हाइड्रोजन इसलिए चूज किया क्योंकि इस प्रोजेक्ट का गोल परफॉर्मेंस को मैक्सिमम लेवल तक पुश करना था। स्काइलॉन खुद एक लार्ज रियूजेबल स्पेस प्लेन के रूप में प्लान किया गया था। ये रनवे से टेक ऑफ करता, अपर एटमॉस्फेयर तक एयर ब्रीदिंग मोड में क्लाइम करता और फिर रॉकेट मोड में स्विच करके ऑर्बिट तक पहुंचता। कुछ डिजाइन स्टडीज में इसे लो अर्थ ऑर्बिट तक लगभग 10 से 17 टन कार्गो ले जाने के केपेबल माना गया था। मिशन के हिसाब से ये छोटा नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि स्काइलॉन को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डेमो के लिए नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल कार्गो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में डिजाइन किया जा रहा था। ये सैटेलाइट्स, साइंटिफिक पेलोड्स और ऑर्बिटल कार्गो को ट्रेडिशनल रॉकेट से सस्ते तरीके से लॉन्च कर सकता था। फ्यूचर में पैसेंजर ट्रैवल की भी इमेजिनेशन की गई थी, लेकिन वो काफी बाद का और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फेज होता। इस कॉन्सेप्ट की ब्यूटी रियूजेबिलिटी में है। नॉर्मल रॉकेट लॉन्च के बाद अपने मेजर पार्ट्स का सैक्रिफाइस करता है। स्काइलॉन को वापस आना था, रनवे पर लैंड करना था, इंस्पेक्ट होना था, रिफ्यूल होना था और फिर दोबारा फ्लाई करना था। ये लॉन्च कॉस्ट को काफी रिड्यूस कर सकता था। यही जगह है जहां ये आइडिया बहुत एक्साइटिंग बन जाता है। अगर आप एक स्पेस प्लेन को बहुत बार रीयूज कर सकते हैं तो हर फ्लाइट की कॉस्ट नीचे आ सकती है। अगर इंजन्स रिलायबल हों, स्ट्रक्चर री एंट्री सर्वाइव करे और मेंटेनेंस मैनेजेबल हो तो ऐसा सिस्टम स्पेस एक्सेस की इकोनॉमिक्स ही बदल सकता है। सैटेलाइट्स ज्यादा फ्रीक्वेंटली लॉन्च हो सकते हैं, कार्गो मिशंस ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सकती हैं और एक दिन शायद अर्थ पर लॉन्ग डिस्टेंस हाई स्पीड ट्रैवल भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ये सब इजी नहीं है। व्हीकल को री एंट्री हीटिंग भी सर्वाइव करनी होती है। ये लाइट वेट भी होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग भी। इसको क्रायोजेनिक हाइड्रोजन भी कैरी करना होता है। इसमें वाइब्रेशन, थर्मल स्ट्रेस, इंजन ट्रांजिशंस और एटमॉस्फेरिक चेंजेस सब हैंडल करने पड़ते हैं। इसीलिए स्काइलॉन में एडवांस थर्मल प्रोटेक्शन मटेरियल्स यूज किए गए। री एंट्री प्रोटेक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट आइडिया सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट स्किन था। सिंपल शब्दों में ये एक स्पेशल हीट रेजिस्टेंट आउटर लेयर है जो री एंट्री के हाई टेम्परेचर्स को झेल सकती है। गोल ये था कि व्हीकल को प्रोटेक्ट किया जाए लेकिन उसका वेट बहुत ज्यादा ना बढ़े।
ट्रेडिशनल रॉकेट्स में अलग हीट शील्ड सिस्टम्स या सैक्रिफिशियल टाइल्स यूज होते हैं। स्काइलॉन एक रीयूजेबल एयरक्राफ्ट लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहता था जो बार बार फ्लाइट्स सरवाइव कर सके। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इंजीनियरिंग डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पर व्हीकल को ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए लाइट वेट भी होना है और री एंट्री और लैंडिंग के लिए स्ट्रांग भी। ये बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत टफ होता है। हर एक्स्ट्रा किलोग्राम मैटर करता है, हर डिजाइन डिसीजन मैटर करता है। अब टेक्निकल प्रोग्रेस की बात करते हैं जो एक्चुअली हुई। रिएक्शन इंजिन्स ने सिर्फ सब्रे की बात नहीं की, उन्होंने हार्डवेयर भी बनाया और टेस्ट भी किया। सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स में से एक था सब्रे प्रीकूलर टेस्ट प्रोग्राम। ग्राउंड टेस्टिंग में प्रीकूलर ने एक्सट्रीमली हॉट एयरफ्लो को बहुत शॉर्ट टाइम में कूल करने में सक्सेस दिखाई। ये एक ह्यूज प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था। लेटर टेस्ट्स ने दिखाया कि सिस्टम मच 5 लाइक कंडीशंस को हैंडल कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में उन्होंने कोर कूलिंग टेक्नोलॉजी को रियल प्रूव कर दिया। ये पूरी कहानी का एक मेजर माइलस्टोन था। कंपनी ने इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ भी काम किया। ईएसए ने इस वर्क के कुछ पार्ट्स को सपोर्ट किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी प्रोग्राम के कुछ पार्ट्स को फंड किया और यूनाइटेड स्टेट्स में डार्पा भी रिलेटेड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हुआ। इससे काफी सीरियस अटेंशन मिला, क्योंकि अगर यूएस मिलिट्री किसी प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो इसका मतलब है कि उस टेक्नोलॉजी में स्पेस लॉन्च से आगे भी पोटेंशियल है। डार्पा का इंटरेस्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये दिखाता था कि सब्रे सिर्फ स्काइलॉन जैसी स्पेस प्लेन के लिए नहीं, बल्कि और भी एरोस्पेस एप्लीकेशंस के लिए यूजफुल हो सकता है। हाई स्पीड एयरक्राफ्ट, हाइपरसोनिक सिस्टम्स, एडवांस प्रोपल्शन स्टडीज और फ्यूचर मिलिट्री सिस्टम्स में भी इसका यूज इमेजिन किया गया। मतलब सब्रे एक वन टाइम इंजन नहीं था, ये एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म था। अब करंट प्रोग्रेस की बात करते हैं। यहाँ रियलिस्टिक रहना जरूरी है। रिएक्शन इंजिन्स ने टेस्टिंग और कोर टेक्नोलॉजी प्रूफ में रियल प्रोग्रेस की, लेकिन उन्हें फंडिंग का बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा। 2024 में कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में चली गई क्योंकि ऑपरेशंस कंटिन्यू करने के लिए इनफ मनी सिक्योर नहीं हो पाई। ये स्काइलॉन ड्रीम के लिए एक सीरियस सेटबैक था। फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि काम वेस्ट हो गया। रिसर्च, टेस्ट डेटा, इंजीनियरिंग मेथड्स और पैटर्न्स गैप नहीं हो जाते, वो वैल्यूएबल रहते हैं। दूसरी कंपनीज, गवर्नमेंट्स और रिसर्चर्स उनसे सीख सकते हैं। कुछ नॉलेज पैटर्न्स और ट्रेड सीक्रेट्स में प्रोटेक्टेड होती है, लेकिन काफी चीजें पब्लिक रिसर्च पेपर्स, प्रेजेंटेशंस और प्रोग्राम रिपोर्ट्स में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। यहाँ से बिगर स्टोरी स्टार्ट होती है। अगर एक कंपनी स्ट्रगल करती है तो भी टेक्नोलॉजी का आइडिया सरवाइव कर सकता है। अब बात करते हैं पैटेंट्स, पब्लिक डोमेन इंफॉर्मेशन और भारत जैसी कंट्री के लिए सिमिलर सिस्टम बनाने की पॉसिबिलिटी की। आंसर है हाँ, लेकिन सही तरीके से। कोई कंट्री एक मॉडर्न सिस्टम को सिंपली कॉपी करके रेडी प्रोडक्ट नहीं बना सकती, लेकिन वो एक्सपायर्ड पैटेंट्स, पब्लिक रिसर्च पेपर्स, टेक्निकल रिपोर्ट्स और पुराने प्रोग्राम डेटा को स्टडी करके अपना वर्जन बना सकती है, अपनी इंजीनियरिंग बेस और मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स के साथ। पहला स्टेप एक फिनिश्ड एयरक्राफ्ट बनाना नहीं, बल्कि नॉलेज बिल्ड करना होगा। इसका मतलब है प्री कूलर टेक्नोलॉजी पर काम करना, हाई टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर्स पर रिसर्च करना, क्रायोजेनिक हाइड्रोजन हैंडलिंग सीखना, लाइट वेट कंपोजिट स्ट्रक्चर्स डेवलप करना, रीएंट्री मटेरियल स्टडी करना और कंबाइंड साइकिल इंजन टेस्टिंग करना। ये सब फाउंडेशन ब्लॉक्स हैं। इंडिया के पास एरोस्पेस कैपेबिलिटी ऑलरेडी स्ट्रांग है, लेकिन स्काइलॉन जैसा सिस्टम एक मेजर नेशनल लेवल प्रोग्राम मांगेगा। इसके लिए सीरियस टेस्ट फैसिलिटीज, एडवांस मटेरियल्स लैब्स, क्रायोजेनिक फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रांग इंडस्ट्रियल चेन चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी जल्दी मैच्योर नहीं होती। सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच ये नहीं होगी कि सीधा फुल एसएसटीओ स्पेस प्लेन पर जंप कर दिया जाए। बेटर होगा कि छोटे और फोकस्ड प्रोग्राम से स्टार्ट किया जाए। जैसे भारत एडवांस्ड प्रीकूलर डेवलप कर सकता है हाई स्पीड एयर ब्रीदिंग इंजन्स के लिए, रीयूजेबल थर्मल सिस्टम्स हाइपरसोनिक टेस्ट व्हीकल्स के लिए बनाए जा सकते हैं। हाइड्रोजन बेस्ड प्रोपल्शन को अपर स्टेज या रीयूजेबल बूस्टर एप्लीकेशंस के लिए स्टडी किया जा सकता है। स्पेस प्लेन रिसर्च डेमोन्स्ट्रेटर भी डेवलप किया जा सकता है, उसके बाद फुल ऑपरेशनल व्हीकल की तरफ मूव किया जाए। इस तरीके से कंट्री स्टेप बाय स्टेप हर पीस सीख लेगी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएसटीओ एरोस्पेस के सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में से एक है। मास फ्रैक्शन बहुत लो होनी चाहिए, इंजन एक्स्ट्रॉर्डिनरी होना चाहिए, मटेरियल्स को रिपीटेड थर्मल साइकिल्स सर्वाइव करने चाहिए और इकोनॉमिक्स को भी सेंस बनाना चाहिए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स
पेपर पर अच्छे लगते हैं लेकिन रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग में फेल हो जाते हैं। इसीलिए होटल फेल हुआ और स्काइलॉन को इतना टाइम लगा। फिर भी बेसिक आइडिया पावरफुल है। अगर कभी रियूजेबल स्पेस प्लेन प्रैक्टिकल हो गया तो ये स्पेस इंडस्ट्री को फॉरएवर चेंज कर सकता है। लॉन्चेस फास्टर हो जाएंगी, रीयूज नॉर्मल हो जाएगा, सैटेलाइट्स और ऑफ्टन डिप्लॉय हो सकेंगे और लो अर्थ ऑर्बिट तक एक्सेस का कॉस्ट काफी कम हो सकता है। तो हम इस पूरी कहानी से क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि बड़े ब्रेक थ्रूज अक्सर उन आइडियाज से आते हैं जो पहले इम्पॉसिबल लगते हैं। होटल अपने टाइम से बहुत आगे था। स्काइलॉन ने उसे इम्प्रूव करने की कोशिश की। सब्रे ने प्रोपल्शन के सबसे डिफिकल्ट इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में से एक को टैकल किया। प्रीकूलर और एंटी आइसिंग सिस्टम्स ने दिखाया कि फिजिक्स का कोर आइडिया काम कर सकता है। प्रोग्राम को गवर्नमेंट्स और डिफेंस एजेंसी से सपोर्ट भी मिला, लेकिन फंडिंग और इंडस्ट्रियल स्केल सबसे बड़े ऑब्स्टिकल्स रहे। और आज हम यहीं पर हैं। ड्रीम अभी भी इंजीनियरिंग वर्ल्ड में अलाइव है, चाहे एक कंपनी स्ट्रगल कर रही हो। कोर आइडियाज एरोस्पेस थिंकिंग को ऑलरेडी इन्फ्लुएंस कर चुके हैं। नॉलेज अवेलेबल है। पैटेंट्स, पेपर्स और टेस्ट रिजल्ट्स फ्यूचर वर्क के लिए फाउंडेशन बना चुके हैं। हो सकता है नेक्स्ट ब्रेक थ्रू किसी न्यू कंपनी से आए, हो सकता है किसी नेशनल प्रोग्राम से आए, हो सकता है भारत से आए या फिर डिफरेंट कंट्रीज और प्राइवेट इंडस्ट्री के पार्टनरशिप से आए। लेकिन एक बात क्लियर है, रीयूजेबल स्पेस प्लेन बनाने की रेस खत्म नहीं हुई है, बस उसने एक नया फेज एंटर किया है। होटल ने ड्रीम दिखाया, स्काइलॉन ने उस ड्रीम को बेटर डिजाइन में बदला। सब्रे ने वो इंजन दिखाया जो इससे पॉसिबल बना सकता है। और इस आइडिया का फ्यूचर अब उसके हाथ में है, जो ब्रिलियंट थियरी को वर्किंग हार्डवेयर में बदल सके। यही है होटल, स्काइलॉन और सब्रे की रियल स्टोरी। ये एम्बिशन, इंजीनियरिंग, फेलियर और परसिस्टेंस की स्टोरी है। ये एक ऐसे काम को करने की स्टोरी है जो बहुत लोगों को इम्पॉसिबल लगा। और ये आज भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि चीप और रियूजेबल स्पेस एक्सेस का ड्रीम एरोस्पेस के सबसे बड़े गोल्स में से एक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी स्रोत और संदर्भ दिए गए हैं, कृपया उन्हें जरूर देखें। अब आप हमें इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।